वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे ज़िनोफनीज़ के बारे में। ये हमारे फिफ्थ प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर हैं। इससे पहले चारों के हम बारे में बात कर चुके हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लर्निंग फिलोसफी फ्रॉम स्क्रैच। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से एक बिल्कुल ही नया एरा शुरू होने वाला है फिलोसफी का। बिकॉज इससे पहले हमने जितने भी फिलोसोफर्स के बारे में बात की है, हमने उनके बारे में बात तो की है, बट हमारे पास उनका कोई डायरेक्टली रिटर्न मटेरियल नहीं है, राइट। उनके बारे में किसी और फिलोसोफर ने क्या लिखा या बाद में एरिस्टोटल ने क्या लिखा, उसके थ्रू हमने जाना कि वो उनकी फिलोसफीज़ क्या थी या उनके बिलीफ सिस्टम क्या थे, ठीक है। बट पहली बार है कि हमें पता है कि ज़िनोफनीज़ की जो खुद की रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब पूरा नहीं अवेलेबल, बट कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू एक बिल्कुल ही नया एरा शुरू होने वाला है। एंड इसके आगे गोइंग फॉरवर्ड जितने भी फिलोसोफर्स होंगे उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा मटेरियल होगा। सो हमें ईजी होगा अंडरस्टैंड करना एंड इवेल्युएट करना, राइट। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से बात शुरू करते हैं। ज़िनोफनीज़ ऑफ कोलोफोन, ठीक है, ये इनका नाम है। कोलोफोन वो जगह जहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है। एंड इनका जो जन्म है वो अराउंड 560 BC में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो अराउंड 478 में। तो काफ़ी लंबी लाइफ है ये। कुछ लोगों का मानना है कि वो 100 ईयर्स से ज़्यादा जिए थे, बट मोस्टली लोग जो है इतना तो मानते हैं कि कम से कम 92 ईयर्स तो जिए हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक मैप में दिखा देता हूँ कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये जो माइलेटस है ये तो वही जगह जहाँ पे थेलीज भाई थे अपने, ठीक है। थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज। सामोस ये वो जगह जहाँ पे पाइथागोरस थे। एंड ये कोलोफोन है जहाँ पे अपने ज़िनोफनीज़ भाई हैं, ठीक है। ऑल्सो इन्हें जो है अराउंड 25 ईयर्स की एज पे इन्हें निकाल दिया गया था कोलोफोन से, ठीक है। कुछ वहाँ का आपस में टर्मोइल वगैरह था उसकी वजह से, ठीक है। तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी मतलब कहीं वो घूमते रहे, मतलब किसी एक जगह नहीं टिके और वो पूरा यहाँ तक घूमे, ठीक है। तो वो वैसे ही थे कि जैसे पाइथागोरस है कि ढूंढते ढूंढते चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं फिलोसफीज़, और फिलोसफी नहीं मतलब हर चीज़ के बारे में वो जान रहे हैं। तो उनकी लाइफ वैसे ही कटी है, मोस्टली ऐसे वॉन्डरर की तरह, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो भी हमारे पास सेगमेंट है जो लिखा हुआ है, जो उनके फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, हमारे पास पोएटिक फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है वो ऐसे डायरेक्टली कुछ टर्म्स नहीं लिखे हैं या कुछ पैराग्राफ्स नहीं लिखे, इन्होंने एक पोएटिक फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पोएटिक फॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोल लेते हो, बट ऑल्सो ये नुकसान होता है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पोएटिकली अच्छा दिखाने के लिए लिखा गया है कि वो एक्चुअल में मीन करते हैं, राइट। बट मोस्टली हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमें पता है कि वो क्या माना करते थे। एंड ऑल्सो इससे पहले, ज़िनोफनीज़ से पहले जितने भी फिलोसोफर थे उन्होंने एक मेटाफिजिकल सेंस में बात की है, ठीक है, कि ये दुनिया किससे बनी है, फंडामेंटल आर्के क्या है, राइट। एंड ये सब चीज़ों के बारे में बात की है। बट ये जो है नॉट सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल वे में बात करते हैं, मतलब सिर्फ मेटाफिजिकल वे में बात नहीं करते हैं। ये ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट थियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। तो वो भी हम इन डेप्थ करेंगे। तो शुरुआत करें हम कॉस्मोलॉजी से। तो वही है कि जस्ट लाइक अर्ली प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, इन्हें भी जाना था कि भाई किससे बनी है दुनिया, ठीक है। क्योंकि तुम समझो ना यार, उस टाइम पे कुछ पता नहीं है किसी को, ठीक है। हमें तो अब इतनी चीज़ें पता है, हमें पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है, ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। हम एक सोलर सिस्टम में, फिर यूनिवर्स है, हमें काफ़ी चीज़ें पता है, ठीक है। फिर भी हमें इतनी क्यूरियोसिटी है। उस टाइम तो ये कुछ भी नहीं पता था, लाइक लेजिट कुछ नहीं पता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। हम बहुत हज़ारों साल पहले की बात करें, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये आएगा ना कि ये गोला है क्या, मतलब जिस पे हम घूम रहे थे उधर, क्या रीज़न है, ठीक है। सिमिलरली इनके दिमाग में भी वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड बाकी फिलोसोफर्स की तरह, बाकी प्री सोक्रेटिक्स की तरह ये भी अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इसके अराउंड। वो बोलते हैं कि भैया देखो, ये जो अर्थ है ना, मतलब हर कोई बात कर रहा है कि फंडामेंटल क्या चीज़ है जिससे सब दुनिया बनी है। तो कोई बोलता है वाटर है, कोई बोलता है एयर है, पिछले एपिसोड्स में तुमने देखा होगा। ये बोलते हैं कि भैया ये सब ना अर्थ से बना है, ठीक है। अर्थ ही है फंडामेंटल आर्के, ठीक है। ऑल्सो ये मानते थे कि अर्थ इनफाइनाइट है, कोई स्पेस नहीं है, कोई सन बाहर नहीं है, अर्थ ही है जो है, अर्थ इनफाइनाइट है इनके हिसाब से। और इन्होंने बोला था कि अगर आप अर्थ डिग डाउन करना शुरू करोगे तो कभी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तुम कभी वो एंड नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ इनफाइनाइट है इनके हिसाब से, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने बोला कि अब देखो, उससे पहले लोग मानते थे कि सन दिखता है, सन चला जाता है, ठीक है। बट तुम ये नोटिस करोगे अगर अर्थ इनफाइनाइट है तो सन अर्थ के अंदर जा ही नहीं सकता, नीचे जा ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि भैया जो आप रोज़ सन देखते हो वो रोज़ एक नया सन आता है, ठीक है। वो सेम सन नहीं है, पहली बात। और वो और सुबह होते ही वो जो फायर है अर्थ की वो एक्यूमुलेट होनी शुरू होती है, एंड रात होते होते वो डिस्पर्स होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें फिर सन धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये उनका मोटा मोटा कॉस्मोलॉजिकल व्यू था, ठीक है। ऑल्सो लाइक ये रहा उनका एक फ्रेगमेंट जिसके बारे में वो बोलते हैं कि भैया ऑल थिंग्स आर फ्रॉम अर्थ एंड इन अर्थ ऑल थिंग्स एंड, ठीक है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि इनका क्या मीनिंग था। ऑल्सो उनके हिसाब से ये उनका ये माना था कि अर्थ इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट अलॉन्ग विद वाटर जस्ट एज थेलीज बिलीव वाटर, ठीक है। ये बोलते थे कि सिर्फ अर्थ नहीं, अर्थ और वाटर जो है मिल के ये पूरा सब एग्जिस्टेंस में लाते हैं, ठीक है। एंड उसी हिसाब से ये दुनिया चलती है, ठीक है। ऑल्सो ही सेड कि भैया ये जो आप सन देख रहे हो, ये मैंने बता दिया कि जो आप सन देख रहे हो ये रोज़ आप नया नया देख रहे हो, ये कोई मतलब सेम नहीं है, ये रोज़ नया सन है, ठीक है।
द सन वॉज मेड फ्रॉम स्पार्क्स इन द स्काई एंड केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द मॉर्निंग देन डिस्पर्स्ड ऑफ इन टू इन्फिनिटी व्हेन नाइट केम अराउंड। ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने साफ ही बोला था कि मतलब इनका आइडिया ये था कि भैया जो सन है ना, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, बट इन्हें एक्जैक्टली नहीं पता था कैसे होते हैं। जैसे आज हमें पता है कि कैसे रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से ये सब रोटेशन की वजह से डे नाइट होता है और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। इन्हें एक्जैक्टली नहीं पता था, बट इन्हें मोटा मोटा पता था कि भैया ऐसे होता है, बट इनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग या साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी उसके अराउंड, ठीक है। ऑल्सो ये एक उनका फ्रेगमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी मजा आएगा पढ़ने में। ये मानते थे कि दैट अ मिक्सचर ऑफ अर्थ विद द सी इज गोइंग ऑन एंड दैट इन टाइम द अर्थ इज डिजोल्व बाय द मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब वाटर। तो इनके हिसाब से जो धरती है ना, धरती और पानी इस तरीके से चलता है कि सब कुछ सी से ही आया है। पहले सब हर जगह पानी नहीं था, मतलब पूरी धरती पे सिर्फ पानी ही था, फिर धीरे धीरे पानी कम हुआ और अर्थ जो है मड से सूख के एकदम हार्ड हो गई, रॉक की तरह बन गई। एंड दोबारा एक टाइम ऐसा आएगा कि दोबारा सी ऊपर आ जाएगा एंड दोबारा वो मड बन जाएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। ये इनके हिसाब से ये सब था। ये इन्होंने इस कंक्लूजन पे ऐसे पहुंचे थे क्योंकि इन्होंने कुछ सी शेल्स को रॉक में एम्बेडेड देख लिया था, कुछ फॉसिल्स मिले थे, उनके बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया यहाँ भी पहले पानी था, यहाँ भी पहले सी लाइफ ही थी, धीरे धीरे वो कम हो गया पानी और यहाँ से सी लाइफ चली गई। और इसी बेसिस पे उन्होंने ये माना कि ये जो धरती है इसकी एक साइकिल के गो थ्रू करती है। मैं तुम्हें को डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये मानते थे कि एक साइकिल है, ठीक है। ये जो अर्थ है ये पहले ऐसे हार्ड होती है, ठीक है, सूख जाती है, फिर वापस उस पर पानी आ जाता है, तो फिर वो मड जैसी हो जाती है, फिर वो पानी चला जाता है, फिर वो वापस सूख के अर्थ जैसी हो जाती है, फिर सिविलाइजेशन आ जाती है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये तो मैंने बताई दी कि ही बिलीव्ड दैट अर्थ वाज वंस इन अ स्टेट कवर्ड इन इट्स एंटायरिटी बाय सी। पूरी अर्थ एक टाइम पे सी से भरी थी, बट एक टाइम अब दोबारा ऐसा आएगा कि जब अभी अर्थ सूख गई है तो सिविलाइजेशन है, बट दोबारा फिर सी आ जाएगी तो दोबारा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। ये हो गया इनका कॉस्मोलॉजिकल व्यू, एक मेटाफिजिकल सेंस में इन्होंने जो बताया पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थियोलॉजी पे, क्योंकि इससे पहले किसी भी फिलोसोफर ने मतलब डायरेक्टली ऐसे थियोलॉजी पे बात नहीं की है, ठीक है, और डायरेक्टली गॉड पे सवाल नहीं उठाए हैं। ये पहले फिलोसोफर थे जो डायरेक्टली मतलब जो वहाँ के माइथोलॉजिकल गॉड्स थे, ग्रीक गॉड थे, उनके ऊपर ही डायरेक्ट सवाल उठाते हैं, राइट। तो पहला तो यही है कि इनकी एक्सप्लेनेशन में पहला सबसे जो इंटरप्रिटेशन आता है वो ये आता है कि वहाँ के लोग जो मानते थे ये जो रेनबो है, जो रेनबो हमें दिखता है, ये कोई गॉड की वजह से दिखता है वहाँ पे, ठीक है। बट ये बोलते हैं कि किसी भी डिवाइन पावर की वजह से रेनबो नहीं दिखता है, दिस इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ क्लाउड ओनली। उनका मानना था कि क्लाउड की वजह से कुछ होता है, मल्टी कलर क्लाउड होते हैं, उनकी वजह से ऐसा कुछ होता है। अब देखो साइंटिफिकली वो गलत थे, उन्हें एक्जैक्टली नहीं पता था कि रेनबो दिखता कैसे, बट अगर तुम उनका पॉइंट देखो तो पॉइंट सही है, पॉइंट एकदम सही है कि वो डिवाइन पावर की वजह से नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में किसी और रीज़न से हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने यही बोला, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो रिलीजन के ऊपर बातें की वो पहला ये था कि ये जितने भी गॉड हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, Homer and Hesiod have ascribed to the gods all deeds which among men are matters of reproach and blame, thieving, adultery and deceiving one another। इससे उनका मतलब ये कि भाई ये जो गॉड हमने मतलब उस टाइम पे जो गॉड थे, इन सब में ये ह्यूमन वाली चीज़ें क्यों, जो ह्यूमन लोग डिसीव करते हैं, जैसे थीविंग हो गया, अडल्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें क्यों थी उन गॉड में? क्योंकि गॉड तो ऐसा नहीं हो सकता, गॉड ने हम सबको बनाया, हमने गॉड को बनाया, या तो फिर ये जो गॉड की हम जिनकी बात करें ये हमने बनाया, तभी वो हमारे जैसे हैं, उनके अंदर हमारी जैसी क्वालिटी है, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने इस बात पे भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। ये बोलते हैं कि व्हाट डू द गॉड लुक लाइक, ठीक है, गॉड्स जो है वो कैसा दिखता है। तो इनका ये एक फ्रेगमेंट है, पढ़ के मैं बताता हूँ तुम्हें। वो बोलते हैं कि इथियोपियन से दैट देयर गॉड्स आर स्नब नोज्ड एंड डार्क, थ्रेशियन सेज दैट देयर गॉड्स आर ग्रे आइड एंड रेड हेयर्ड, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भैया जो लोग जैसे दिखते हैं उन्होंने वैसे ही गॉड बना लिया, ठीक है। जैसे थ्रेशियंस जो है वो उनका लाल बाल हैं, तो उनके गॉड के भी लाल बाल हैं, ठीक है। अब ये सुनना जरा, if horses had hands or oxen or lions, or if they could draw with their hands and produce work as men do, then horses would draw figures of God like horses and oxen like oxen, and each would render the bodies to be the same frame that each of them have, ठीक है। अब इस इतनी इन डेप्थ बात का मतलब बताता हूँ मैं सिंपली। वो ये बोलते हैं कि भैया अगर आप घोड़े को या फिर आप लॉयन को हाथ दे दो और इतनी क्षमता दे दो कि वो ड्रॉ कर पाए, और उससे बोलो कि भाई तो अपने गॉड की इमेज ड्रॉ करके दिखा मेरे को, तो जो घोड़ा है वो घोड़े जैसी इमेज बनाएगा भगवान की, जो शेर है वो शेर जैसी इमेज बनाएगा भगवान की, ठीक है। तो इसीलिए इंसानों ने जो है भगवान की इमेज इंसानों जैसी बना रखी है, उसमें इंसानों जैसी इक्वालिटी डाल रखी है, और इसलिए ये वो रियल गॉड नहीं है जिसे हमें मानना चाहिए, और ये जो गॉड है ये इंसानों का बनाया हुआ गॉड है, ठीक है। अब इतने जब इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो लोगों को लगता है कि भैया ये तो जो है मतलब प्रॉपरली गॉड के अगेंस्ट ही थे, ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है, ये गॉड में बिलीव करते थे और ये उस गॉड के बारे में बताते भी। तो एक फ्रेगमेंट इनका जो ये बोलता है कि गॉड डिड नॉट टेल अस मॉर्टल्स ऑल व्हेन टाइम बिगेन,
ओनली थ्रू लॉन्ग टाइम सर्च डज नॉलेज कम टू मैन। ठीक है, पहला तो ये कि गॉड ने हमें सब बता नहीं दिया सीधा हमारे पैदा होते ही, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, दूसरा ये लिखते हैं कि देयर इज़ वन गॉड ग्रेटेस्ट अमॉन्ग गॉड्स एंड मैन एंड नॉट एट ऑल लाइक मॉर्टल्स इन फॉर्म और थॉट। ठीक है, वो बोलते हैं कि गॉड है, वो ये नहीं कह रहे कि गॉड नहीं है, वो बोलते हैं एक ही गॉड है, और वो गॉड वैसा नहीं है जैसा हमने बना दिया है कि हमारे जैसे दिखता है, उसके भी 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, नहीं, वो ऐसा नहीं है जैसे हमारे थॉट्स में, वो वैसा नहीं है, वो हम सबसे बहुत ऊपर है और हम सबसे बहुत अलग है। ठीक है, हम सबसे बहुत सुपीरियर टाइप है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से लोग ऐसा भी मानते हैं कि ज़िनोफनीज एक मोनोथीस थे। तो काइंड ऑफ अब ये बात प्रूव हो सकती है कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, बट मोस्टली लोग मानते हैं कि हाँ हो सकते हैं मोनोथीस ही थे, क्योंकि इनका मानना था ये जितने भी गॉड हैं एक ही गॉड है। ठीक है, बाकी या तो उससे उनसे नीचे गॉड हैं जो उनके नीचे काम करते हैं। ठीक है, या फिर वो उन्हीं की फॉर्म्स जो लोगों ने अपने हिसाब से कन्वीनियंटली अपने हिसाब से उन्होंने बना ली। ठीक है, फिर ये बोलते हैं होल ही सीज, होल ही थिंक्स एंड होल ही हियर्स। ये जिस गॉड की बात कर रहे हैं वो सब सुन सकता है, वो सब देख सकता है, वो सब सोच सकता है एक ही साथ, वो लिमिटेशन नहीं है उस पर हम जैसी। ठीक है, हम इंसानों जैसी उस पर लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ऑलवेज ही रिमेन्स इन द सेम स्टेट चेंजिंग नॉट एट ऑल नॉर इज इट फिटिंग दैट ही कम एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम। वो बोलते हैं उसमें उस पर हमारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो चेंज नहीं होता, वो हमारी तरह जिंदा होकर मरता नहीं है। ठीक है, वो हमेशा है, वो किसी भी टाइम किसी भी जगह हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमने उसे इतना कन्वीनियंटली अपने जैसा बना लिया है, अपने जैसी रिस्ट्रिक्शन और अपनी जैसी लिमिटेशन दे दी है गॉड को। ठीक है, बाकी ये लिखा है ज़िनोफनी यूज्ड टू से दैट दोज हु सेज दैट गॉड्स आर बोर्न आर जस्ट एज इम्पियस एज दोज हु से दैट दे डाई। भाई वो मानते ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट में कि भैया भगवान का जन्म होता है, भगवान मरते हैं। वो मानते हैं भाई हम हमारे साथ ऐसा होता है और हमने इसलिए गॉड पे भी थोप दिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, also he said a god who is not like humans, is not omniscient, is unchanging, is unmoving। उनके हिसाब से जो गॉड है वो फॉरएवर है। ठीक है, वो अनमूविंग है, वो अनचेंजिंग है, वो इंसान जैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब ये था इनका पूरा जो कॉस्मोलॉजिकल व्यू था जो मैंने तुम्हें आराम से बताया। ठीक है, अब ये पहले फिलोसोफर है काइंड ऑफ जो एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। मैं बताता हूँ, इससे पहले जो भी फिलोसोफर थे वो ये बात करते कि किस चीज़ से बना है। ठीक है, फिर उन्होंने नंबर्स की बात की, सब चीज़ के बारे में बात की है। बट ये फिलोसोफर में ये पहले फिलोसोफर हैं जो बोलते हैं कि भैया ये जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी कोई लिमिटेशन है क्या हम सही से जान पा रहे हैं, हम कैसे जान रहे हैं, हम सेंसेस के थ्रू जान रहे हैं या हम किस तरीके से जान रहे हैं, और अगर हम जान भी रहे हैं तो हम कितना जान पाएंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे ज़िनोफनीज उठाते हैं। ठीक है, हम आराम से एक एक करके समझते हैं। पहला तो उन्होंने ये लिखा हुआ है बाय नो मीन्स डिड गॉड इन, ये जो मैं अभी पढ़ चुका हूँ पहले भी, इंटीमेट ऑल थिंग्स टू मॉर्टल्स फ्रॉम द बिगिनिंग बट इन टाइम इंक्वायरी दे डिस्कवर बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि भैया आपको जानने के लिए, चीज़ें जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैदा होते ही सब कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, तो पहला कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो बात करेंगे जानना कैसे। उससे पहले वो बिलीव के बारे में बात करते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड नॉलेज। ठीक है, वो बोलते हैं कि आई नो दैट आई एग्जिस्ट। ठीक है, मैं देख सकता हूँ, मैं खुद को फील कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि मैं हूँ, तो ये एक कन्फर्मनेस है इसमें, इसलिए मैं इस पे बात पे बिलीव करता हूँ और ये यही नॉलेज है। ठीक है, बट वो बोलते हैं कि एक देश है, मान लो बहुत दूर है, मैं कभी उस देश में नहीं गया, बट मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए सुना है। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया विजिट एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैंने सुना है लोगों से कि एग्जिस्ट करता है, मैंने फोटोज़ वगैरह देखी है, मैंने मैप पे देखा है। ठीक है, बट क्या मैं वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के शर्त लगाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वो ये मानते हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, अब इसके बाद हैं जो 3 मेन एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है जो ज़िनोफनीज पूछते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर रेलिवेंट इवन टुडे। ठीक है, अभी तक जो फिलोसोफर्स हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। पहला है व्हाट रोल डू आर सेंसेस फैकल्टीज प्ले इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इससे उनका मतलब है कि यार एक बात बताओ, ये जो हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन 5 सेंसेस के थ्रू तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक बात बताओ कि क्या हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि अभी तुम बाहर गए होगे, ठीक है, तुम्हें लगा हो कि वो लड़का तुम्हारे दोस्त है, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही था, तो तुम जाके उससे मिले, बट पता चला कि वो कोई और है। ठीक है, तो तुम्हारी आंखों ने धोखा दे दिया ऐसे तो, या फिर तुम किसी क्राउडेड जगह पे और तुम्हें अपना नाम सुनाई देता है, तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारा नाम बुलाया, बट किसी ने नहीं बुलाया, वो बस तुम्हें ऐसा लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, लोगों को मिराज दिखता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हमें दिखा तो हमारे सेंसेस ही रहे हैं, हमें फील तो हमारे सेंसेस ही करा रहे हैं, तो कितने % मैं उन पर निर्भर करूँ कि मैं उनके ऊपर छोड़ दूँ कि मेरे जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है वो सेफ़ है, कि मैं अगर सेंसेस के थ्रू जान रहा हूँ तो वो मैं सही जान रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो उनका ये था कि हम कितना % में सेंसेस पे, कितना जो मेरा रोल है वो सेंसेस प्ले करेंगे मेरे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकेंड, वो बोलते हैं कि डज ट्रूथ कम टू अस थ्रू आवर ओन एफर्ट्स और बाय डिवाइन रेवलेशन, कि हमारे एफर्ट करने से
हमें चीज़ें पता चलती हैं, या फिर डिवाइन कुछ ऊपर है वो रिवील करता है धीरे धीरे एक एक करके, उससे हमें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू कि भैया हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमारे हाथ में है भी नहीं, या फिर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तीसरा है, हाउ मच कैन मॉर्टल बीइंग होप टू नो। दिस इज़ बाय फार द बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है। वो ये बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं जानने में कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, क्या हम कभी सब जान भी पाएंगे? मतलब ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है कि क्या हम सच्ची में कभी इतना आगे पहुंच पाएंगे कि हम सब जान जाएं? और ये क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछते, मतलब इवन मॉडर्न फिलोसोफर्स भी इस बारे में बात करेंगे, अभी आप आगे देखोगे कि कुछ तो लिमिटेशन होगी ना इंसानों की, कि हम इतना जान सकते हैं और उसके बाद नहीं जान सकते, या फिर कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम सब कुछ जान सकते हैं। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन थे जो ज़ेनोफनीज़ पूछते हैं। और सबसे बढ़िया मेरे को लगता है कि अभी तक बाय फार जितने भी फिलोसफर्स का पढ़ा है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन हैं जो इन्होंने पूछे अभी तक, ठीक है। ये थे इनके एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, एंड बाकी हमने मोटा मोटा सभी कवर कर लिया आई थिंक इनका राउंड, ठीक है। हमने शुरुआत की थी क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी से, जिसमें इन्होंने बताया था कि अर्थ जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। एंड अर्थ इनफाइनाइट है तो सन नीचे नहीं आ सकता, तो रोज़ हम जो देखते हैं वो नया सन है। सब कुछ जो है, जो फंडामेंटल आर्क है, वो भी इन्होंने बताया कि अर्थ है, अर्थ और वाटर मिलके ही सब कुछ बनाते हैं इनके हिसाब से, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि इन्हें एक फॉसिल मिला था, तो उस फॉसिल के बेसिस पे ये मानते हैं, एक सी शेल का फॉसिल अगर इन्हें मिल रहा है तो ये मानते हैं कि भैया ये जो अर्थ है, ये इस अर्थ का एक पूरा साइकिल है, जिसमें से ये होता है कि पहले पानी आता है पूरे अर्थ पे, ठीक है, वो सी की तरह पूरा अर्थ पे पानी था एक टाइम पे, फिर वो पानी कम होता है, फिर वापस से जो मड है वो सूख के दोबारा से अर्थ बनती है, हार्ड बनती है, एंड देन वापस सिविलाइजेशन आती है, फिर दोबारा वही होगा, फिर दोबारा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये उनका एक कॉस्मोलॉजिकल व्यू था मोटा मोटा। देन थियोलॉजी में हमने बात की कैसे उन्होंने डायरेक्टली रिलीजन के ऊपर बात की, क्योंकि इनसे पहले भी काफ़ी जो फिलोसोफर थे, वो जो ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर हैं, ये वो थे जो माइथोलॉजिकल व्यूज से हट के लॉजिकल और रैशनैलिटी पे बात कर रहे थे, राइट। बट इनसे पहले किसी ने भी डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था गॉड्स को, बट ये डायरेक्टली रिलीजन पे टारगेट करते हैं। ये डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो भगवान हमने बना रखे हैं, ये हमने ही बना रखे हैं, ठीक है, इंसानों ने ही बना रखे हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉड में सारे ह्यूमन जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, वो इंसान जैसे दिखता है, इंसान जैसी उसमें कमियाँ हैं, इंसान जैसी अच्छाई हैं, इंसान जैसे बिल्कुल एकदम सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो इसे एग्जांपल से बताते हैं कि भाई अगर आप घोड़े को या शेर को भी हाथ दे दोगे और एक पेन पकड़ा दोगे, तो वो वैसा ही भगवान ड्रॉ करेगा, घोड़े जैसा ही और शेर जैसा ही, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो भगवान जिन्हें हम मानते हैं, ये हम नहीं बनाए, ये वो भगवान नहीं जिसने हमें बनाया, ठीक है। फिर वो अपना भी खुद का एक गॉड की डिस्क्रिप्शन देते कि भाई गॉड जो है फॉर्मलेस है, हमारी तरह नहीं है, इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि उसे बर्थ और क्या कहते हैं डेथ का उसे टेंशन नहीं है, उसके ऊपर वो लिमिटेशन और क्राइटेरिया नहीं है जो इंसानों पे है, ठीक है। वो सब सुन सकता है एक टाइम पे, वो सब देख सकता है, वो सब सोच सकता है, वो हर जगह हो सकता है, ठीक है। तो ये उनका एक जो है गॉड का एक डिस्क्रिप्शन वो देते हैं। एंड देन एट द एंड वही हमने जो लास्ट के तीन इंपॉर्टेंट एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए कि भैया हम सेंसेस पे कितना बिलीव कर सकते हैं, ये सब हम ढूंढ पाएंगे या फिर ये गॉड रेवलेशन है या डिवाइन रेवलेशन है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि कहाँ तक हम जान पाएंगे, कहाँ तक, मतलब कहाँ तक हम ये ह्यूमन की लिमिटेशन क्या है कि क्या हम किसी दिन सब कुछ जान लेंगे, या हम कितनी भी कोशिश करें हम सब नहीं जान सकते, ठीक है। तो ये सारे एक ओवरऑल इनकी लाइफ और इनकी फिलॉसफी के बारे में हमने सब कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आएगी हेराक्लाइटस के ऊपर वीडियो, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज, एंड फिर हम वी आर क्लोज टू द एंड ऑफ प्री सोक्रेटिक्स। फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सॉक्रेटिस से, सॉक्रेटिस हो गया, प्लेटो, अरिस्टोटल, एंड यहाँ से फिर मजे आने शुरू होंगे क्योंकि इनके आपस में भी खूब भसड़ होती है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। एंड तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगे यार, प्लीज़ यार लाइक बटन दबाया करो, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तुम्हारे लिए फ्री है बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मतलब वीडियोस पे लाइक होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो भाई लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है। एंड also if you have any feedback, any question, drop it in the comments, I'll try to reply. Also if you are liking the series, please subscribe kar lo, and I'll see you in the next one.